स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर रफ्तार के साथ, धार के साथ आपको बताएंगे। इंफॉर्मेशन से भरपूर ये 1 घंटे का बुलेटिन खास आपके लिए। यानी अगर सुबह सुबह आपको आदत है अखबार पढ़ने की, तो होपफुली अभी तक तो आपकी आदत वो बदल चुकी होगी, क्योंकि हमारे शो के जरिए आपको अखबार पढ़ने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 1 घंटे के लिए बने रहिए हम दोनों के साथ। जब भी खूबसूरती की बात आती है, एक सीनिक व्यू की बात आती है दीपिका, तो याद आता है कश्मीर। लेकिन आतंकी पिछले 30 सालों से इस जन्नत को जहन्नुम बनाने में लगे हुए, और एक बार फिर से उनके टारगेट पर कश्मीरी पंडित हैं। हालांकि आतंकियों की ये नापाक कोशिश, उनके मंसूबे पे पानी जरूर फिरेगा, क्योंकि हमारी सेना लगातार डटी हुई है घाटी से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। और इसी बीच संजय शर्मा की हत्या को लेकर के पूरे घाटी में आक्रोश है, पुलवामा में जो हुआ, और साथ ही हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर के विरोध के तौर पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पूरी खबर देखिए। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ लोगों का रोष कम नहीं हो रहा। पुलवामा में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और संजय शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस प्रदर्शन में नगर परिषद के पार्षद भी शामिल हुए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल रहे। कल से ही संजय शर्मा साहब जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी फैमिली के साथ तमाम यहाँ के आस पड़ोस के कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन उनके साथ यहाँ खड़े हैं, उनको हौसला दे रहे हैं। लोगों की एकजुटता ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। आम लोगों ने बता दिया कि हिंदुस्तान के आम नागरिक आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने संजय शर्मा के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उप राज्यपाल की तरफ से भी परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। शर्मा साहब जो कश्मीरी पंडित हैं, जिनकी निर्मम हत्या की गई है, उनको जितना भी सहयोग होगा एलजी प्रशासन की ओर से होगा। मेरी सुबह ही माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है। तो एक बात तो तय है श्वेता कि आतंकवादी कभी भी अपने इस मंसूबे में कामयाब हो नहीं पाएंगे। हमारी इंडियन आर्मी आतंकवादियों के लिए कल भी काल थी और आज भी काल है, आगे भी इंडियन आर्मी इन आतंकवादियों के लिए काल ही रहेगी। और अब तो एक और अहम ताकत उनका और उनकी शक्ति बनने जा रहा है, क्योंकि अब हमारे जो सेना के जवान हैं वो खुद ही उड़कर दुश्मन के इलाके में जा सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी शोर के। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे जो जेट सूट है अब वो हमारी इंडियन आर्मी की शक्ति बनने जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। आगरा में हवा में उड़ते इंसान को देखकर हर कोई दंग रह गया। ये इंसान काफी देर तक आगरा और धौलपुर के आसमान में उड़ान भरता रहा। इस दौरान ये शख्स कभी हवाई पट्टी के ऊपर तो कभी घरों की छतों के ऊपर उड़ा। तस्वीरों में आप इस शख्स को हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि ऐसा सच में हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा शख्स नदी के ऊपर भी उड़ान भरता हुआ नजर आया। कभी वो नीचे की तरफ उतरने लगता तो कभी फिर से ऊंचाइयों को छूने लगता। दरअसल ब्रिटिश कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग ने जेट सूट पहनकर हवा में उड़ान भरी और भारतीय सेना के अधिकारियों को जेट सूट का ट्रायल दिया। इस जेट सूट को पहनकर रिचर्ड ने करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। इस जेट सूट को पहनकर 12,000 फीट की ऊंचाई तक जाया जा सकता है। रिचर्ड ब्राउनिंग का कहना है कि यह जेट सूट सैनिकों को बिना शोर शराबे के दुश्मन के इलाके में आराम से पहुंचा सकता है। फिलहाल इस जेट सूट को 9 सैनिकों के लिए तैयार किया जा रहा है। रिचर्ड ब्राउनिंग की कोशिश इंडियन नेवी को इस जेट सूट को बेचने की है। तो सुरक्षा बल के जवानों की ताकत वाकई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जरा अंदाजा लगाइए कि चुपचाप दुश्मन के खेमे में जाकर के, उनके एरिया में जाकर के, उन्हें टारगेट करके हमारे जवान वापस आ जाएंगे और उनको खबर ही नहीं लगेगी कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल, और इससे अच्छा हो भी क्या सकता है। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की जरूरत पंजाब में भी बहुत पड़ रही है। एक तरफ खालिस्तान के समर्थक सिर उठा के पंजाब में घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ गैंगवॉर की घटनाएं लगातार आ रही हैं। क्राइम कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। वहां के बिगड़ते हालात को दिखाती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की गवाही दे रही हैं। 23 फरवरी को खालिस्तानी समर्थकों ने
अजनाला के थाने में खूनी तांडव किया तो रविवार को पटियाला जेल में गैंगवार हुआ, जिसमें 2 अपराधियों की हत्या कर दी गई। अब पटियाला यूनिवर्सिटी में खूनी संघर्ष हुआ है, जहां 20 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के छात्र की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। खूनी संघर्ष में 4 छात्र घायल भी बताए जा रहे हैं। मृतक छात्र का नाम नवजोत सिंह बताया गया है। खूनी संघर्ष की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ तरनतारन में कांग्रेस नेता मेजर सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेजर सिंह मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन थे। बदमाशों ने उन्हें उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने रिजॉर्ट में बैठे थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पंजाब की मान सरकार और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। पिछले 6 महीने में कई लोगों की हत्या और खालिस्तानी समर्थकों के तांडव की खबरें सामने आ चुकी हैं। तो देखा आपने पंजाब में यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से गोलियां चल रही हैं, सड़क पर गोलियां चल रही हैं और पुलिस वालों को तलवार के जरिए डराने का काम वहां पर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भगवंत मान को दिल्ली छोड़ करके सबसे पहले पंजाब में फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल, अपने राज्य में पहले वो फोकस करे। दिल्ली में जो रहा है अरविंद केजरीवाल तो उसके लिए काफी मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन शाम होती है अमेठी में क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। वहाँ गोलियां चली, पूर्व प्रधान और उसके चाचा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये पूरा मामला क्या है और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेठी में देर शाम बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। वारदात मुसाफिर खाना इलाके में हुई, जहां पूर्व प्रधान और उसके चाचा को बदमाशों ने निशाना बनाया। गांव के पूर्व प्रधान ब्रजेश यादव को बदमाशों ने 2 गोलियां मारी, जबकि उनके चाचा अमीन सुरेश यादव को 5 गोलियां लगी। वारदात के वक्त कार में बैठा तीसरा शख्स बदमाशों के हमले में बाल बाल बच गया। दादरा रोड पर दुर्गा मास्टर भट्टे के पास वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। बदमाश कितने थे इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। वारदात की सूचना कार में बैठे तीसरे शख्स ने ही पुलिस को दी। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची। ब्रजेश यादव और सुरेश यादव को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वारदात के वक्त पूर्व प्रधान एक समारोह से वापस लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस अपनी रंजिश के एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। कार सवार तीसरे शख्स से भी पूछताछ की जा रही है। और चलिए एक जो बड़ी खबर दीपिका, जिस पर लगातार पिछले 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है, खासतौर पर देश की राजधानी में, मनीष सिसोदिया अब अगले 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो कोर्ट से रिमांड उन्हें मिल चुकी है और सीबीआई को रिमांड मिल चुकी है। अब उनकी कस्टडी में रहकर के पहला डिनर कल मनीष सिसोदिया को सर्व किया गया। आगे क्या कुछ होने वाला है इस पूरे केस में, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच सिसोदिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रविवार को जब सीबीआई ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मुझे 8 से 10 महीने जेल में रहना पड़े। मैं कहूंगा अरविंद जी, लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। केजरीवाल ने भी एक बार कहा था कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों को पहले से पता था कि गिरफ्तारी तय है। दूसरी तरफ बड़ा सवाल अब यह है कि दिल्ली सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि केजरीवाल ने अपने पास कोई काम नहीं रखा। ज्यादातर काम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के हवाले था। कल शाम संजय सिंह और गोपाल राय सिसोदिया के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि अभी तय नहीं है कि बजट कौन पेश करेगा। तो अब देखिए, आगे कोर्ट की कार्रवाई है। हमारे जो वकील साहिबान हैं वो न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं। क्या निर्णय आता है देखिए। दिल्ली का बजट कौन पेश करेंगे सर? देखिए, अभी इंतजार कीजिए, इतनी जल्दीबाजी में नहीं है। दिल्ली सरकार में 33 विभाग हैं। इनमें 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे। शिक्षा, वित्त, हेल्थ, इंडस्ट्री, पावर, शहरी विकास, सिंचाई, टूरिज्म, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, लेबर, एम्प्लॉयमेंट। इन विभागों के अलावा वो सारे विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो भी सारे मनीष सिसोदिया के पास हैं। देश में किसी और मंत्री के पास इतने मंत्रालय नहीं होंगे।
अब सवाल यह है कि सरकार का कामकाज कौन संभालेगा। नई शराब नीति घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय में बने लॉकअप में रखा गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम अगले 5 दिन यहीं रहेंगे, यहीं उनसे पूछताछ की जाएगी। तो सुबह 7 बजे आरोपी को उठा दिया जाता है और 8 बजे तक आरोपी को नाश्ता दिया जाता है, जिसके बाद 1 बजे के करीब आरोपी को लंच दिया जाता है। सीबीआई लॉकअप में सिसोदिया सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। सीआईएसएफ का एक स्टाफ उनके सिक्योरिटी में है। दिन भर सिसोदिया से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो रात 8 बजे के बाद भी उन्हें पूछताछ के लिए लॉकअप से निकाला जा सकता है। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए रिमांड जरूरी है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि ये पूरा केस प्रॉफिट का है, इस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन होनी है। सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हैं और वो मंत्रियों के एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। तो मनीष सिसोदिया है सीबीआई की रिमांड पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। बदले की भावना का आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता से केंद्र सरकार डर चुकी है। लेकिन आरोप क्या है? आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया ने खास कंपनी को अपनी नई शराब नीति में फायदा पहुंचाया, जिसके एवज में 100 करोड़ रुपए पार्टी को मिले हैं। तो मनीष सिसोदिया के अलावा और कौन कौन से आरोपी हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्म है। सोमवार को दिल्ली समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। कई जगहों पर आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिस के बीच कुछ जगहों पर हाथापाई भी हुई। इस बीच बीजेपी और आप नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो आप डालिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। एक ही तरीका है, कोर्ट जाएं और कृपा कर दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से वकील मत हायर करें। ये 25-25 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से वकील हायर कर कोर्ट कचहरी मत करें। अपनी जेब में हाथ डालें, अपनी पार्टी के चंदे से खर्चा करें और अपने लोगों को बचाएं। परंतु ये धरने प्रदर्शन से होने वाला कुछ नहीं है। कथित आबकारी घोटाले में 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। एफआईआर के मुताबिक नई पॉलिसी के पीछे शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाना मकसद था। सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अभिषेक बोइन पिल्लई और विजय नायर की गिरफ्तारी की गई। आरोप है कि सिसोदिया ने कथित आबकारी घोटाले में सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और जनता के हितों को ताक पर रखकर कैबिनेट नोट में बदलाव किए। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि विजय नायर के जरिए साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ की एडवांस रिश्वत ली गई थी। रिश्वत की रकम हवाला के जरिए हासिल की गई, जिसके पर्याप्त सबूत एजेंसी के पास मौजूद हैं। इन तमाम सबूतों के आधार पर ही सिसोदिया से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उधर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी 2 दिन से प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है। सड़कें जाम है, राजनीति जो है इस पूरे मामले को लेकर के वो चरम पर है। बिल्कुल, नोएडा में भी अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा के दरमियान पटाखों से भरी लदी हुई ई रिक्शा में अचानक से आग लग गई। उसके बाद क्या हालात हुए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद ब्लास्ट का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। सड़क पर खड़े ई रिक्शा में इतना भीषण धमाका हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। हैरान करने वाली घटना ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके की है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान ई रिक्शा में आतिशबाजी के पटाखे थे। पटाखों में किसी तरह आग लग गई और हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद मौके पर किस तरह अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद NH 91 पर जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन के मुताबिक जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए परमिशन ली गई थी,
लेकिन आतिशबाजी की कोई परमिशन नहीं थी। पुलिस अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सुधाकर सिंह ने जो बयान दिया श्वेता, उसको लेकर के तेजस्वी यादव किस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनको कोई ना कोई ये समझा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सुधाकर सिंह को समझा रहा है। ये पूरी खबर आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। मैंने कहा कि जिस ब्रिटिश प्रणाली से हम संविधान को अंगीकार किए थे, हमने स्वीकार किया था, वहां अपने 4 प्रधानमंत्रियों को पार्टी ने बदला है पिछले 4 सालों में। भारत में क्यों नहीं हो सकता? बिहार में क्यों नहीं हो सकता? आरजेडी नेता सुधाकर सिंह के इस बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व कृषि मंत्री ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को बदलने का समय आ गया है। उनके नेतृत्व में बिहार जीडीपी में पीछे गया है। विकास की सिर्फ बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय औसत में जो हम 3.5% थे, नीतीश जी के राज में 3.4% हुए हैं। हम बिहार के लोग पीछे गए उनके नेतृत्व में। मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में बिहार आगे गया है। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जेडीयू लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। इससे पहले वो नीतीश को उनकी पसंद की सीट को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। उनके बयानबाजी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें कहीं न कहीं से गाइड किया जा रहा है। अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं जानबूझ कर बार बार, तब हमको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, कहीं और से गाइडेड है। सुधाकर सिंह ही नहीं, आरजेडी के कई नेता और विधायक पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी को सीएम बनने को लेकर चर्चा गर्म है। सवाल यह है कि क्या जल्द ही बिहार में बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। दरअसल बिहार में महागठबंधन में जो दरार है वो गहराती जा रही है, क्योंकि आरजेडी के कोई भी नेता ये चाहते ही नहीं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहे। और इधर बवाल शुरू हो गया कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए बयान पर। दरअसल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन को लेकर के बिना छतरी के खड़े खड़गे पर सवाल उठाए, तो उसको लेकर के तुरंत पलटवार खड़गे की तरफ से किया गया और उन्होंने जिक्र कर दिया अडानी का। पूरा मामला 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से किसानों से बात की, किसानों के खाते में समान राशि ट्रांसफर की और बीजेपी सरकार की ताकत का बखान किया। विपक्ष में कांग्रेस है, इसलिए पीएम के निशाने पर कांग्रेस ही रही। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन का जिक्र किया और पूछ डाला कि तेज धूप में छतरी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बजाय सोनिया गांधी को क्यों दी गई। पीएम ने इशारों में कह डाला कि कांग्रेस अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथों में है। धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। पीएम ने सवाल किया तो जवाब खड़गे ने दिया। खड़गे ने ट्वीट किया और लिखा कि किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिन्होंने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए, अडानी पर जेपीसी कब? कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक से ही आने वाले खड़गे का सही मायने में पहला मिशन भी कर्नाटक चुनाव ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी हमलावर है। हर तरफ से अडानी का जिक्र हो रहा है। पूरा मामला आपको हमने दिखाया इस रिपोर्ट में। लेकिन पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर कलाकार बहुत परेशान है। कलाकारों का साफ साफ ये कहना है कि उन्हें सब कुछ गैंगस्टर्स के हिसाब से करना पड़ रहा है और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो मूसेवाला जैसा हश्र होने की धमकी इन गैंगस्टर्स की तरफ से इन कलाकारों को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। एनआईए ने पंजाब में गैंगस्टर और टेररिस्ट के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी की ड्राफ्ट चार्जशीट के मुताबिक आतंकियों को फंडिंग के लिए गैंगस्टर अभी भी पंजाब सिंगरों को निशाना बना रहे हैं। एनआईए के मुताबिक गैंगस्टर सिंगर्स पर दबाव बनाकर म्यूजिक एल्बम बनवाते हैं और गाने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाते हैं। इससे गैंगस्टर्स को मोटी कमाई होती है, जिसका इस्तेमाल आपराधिक और आतंकी घटनाओं में होता है। से होने वाली मोटी इनकम से वो न केवल अवैध तरीके से हथियार खरीद रहे हैं, बल्कि उन्हीं के माध्यम से वो पंजाब और पूरे देश में टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। आतंकवाद को भी बढ़ावा ये गैंगस्टर्स इसी पैसे से दे रहे हैं। पंजाब की करीब 60,000 करोड़ की म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंगस्टरों की नजर है।
इस रैकेट में कनाडा में बैठे कुछ पंजाबी सिंगर भी शामिल हैं। कनाडा और पंजाब में बैठे गैंगस्टर सिंगरों को धमकी देते हैं और अपने सहयोगियों के यूट्यूब चैनलों पर गाने रिलीज करने के लिए दबाव डालते हैं। क्योंकि पहले उन्होंने गैंगस्टरों के साथ लिंक बनाए अपने, उन्होंने जो गैंगस्टर देखे उनके नाम बोले अपने गानों में, उनको प्रमोट किया है ना, उनको साथ में भी रखा कुछ ने, तो फिर नेचुरली जब क्योंकि पैसे का दौर है। लॉरेंस बिश्नोई भी विक्की मिंडू खेड़ा के जरिए म्यूजिक कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन बम्बिहा गैंग ने उसकी हत्या कर दी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। कौन सी कंपनी किस सिंगर का एल्बम रिलीज करेगी और इसके राइट्स किसके पास होंगे, इसका फैसला भी गैंगस्टर ही करते हैं। और इधर मथुरा के लिए आज बहुत ही अहम दिन है। एक तरफ तो वहाँ होली की खुमारी अब चरम पर है, चढ़ती जा रही, और दूसरी तरफ शाही ईदगाह के मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी आज अहम फैसला आ सकता है। वैसे शहरों की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर होली की शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, लठमार होली और साथ ही लड्डू मार होली का खुमार किस तरीके से वहाँ पर चढ़ रहा है लोगों पर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्साह है, उमंग है, अबीर है, रंग है, हर्ष है, उल्लास है, ढोल नगाड़ों की थाप है और थिरक रहे हैं कदम। ये होली का उत्साह है, ये होली के रंग है। ये राधा रानी के रंगों में रंगी होली है। मथुरा में रसिया गाए जा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बरसाने की लड्डू मार होली के साथ ही होली की शुरुआत हो गई है। अब लठमार होली की शुरुआत होगी, जिसमें नंदगांव के रसिया होली खेलने बरसाने पहुंचेंगे। और बरसाने की गोपियां लाठियों से उनका स्वागत करेंगी। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति। तो देखिए, मथुरा में आज काफी बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है। एक तरफ होली का खुमार लोगों पर चढ़ा है और दूसरी तरफ शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर आज फैसला भी आ सकता है, जिस पर सभी की निगाहें आज टिकी हुई हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा दिन है मथुरा के लिए। जाहिर तौर पर काफी वक्त से इस हियरिंग का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि शाही ईदगाह का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में आज कोर्ट ये फैसला करेगा कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति जिसकी मांग की जा रही है वो की जाएगी या फिर नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति वाली मांग पर मथुरा कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की आपत्ति सुनने के बाद फैसला देने की बात कही थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज 3 मामलों पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहला मामला विवादित स्थल के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का है। दूसरा मामला भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को लेकर है। दावा है कि औरंगजेब ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रहों को दफन करवा दिया था। इन्हें निकालकर फिर से स्थापित करने की मांग है। तीसरा मामला अमीन सर्वे पर शाही ईदगाह के ऑब्जर्वेशन का है, जिसमें कोर्ट ने दावे के आधार पर सुनवाई का आदेश दिया था। वकील विष्णु शर्मा ने अमीन सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सिविल कोर्ट से अनुरोध किया है। इस पर आज फैसला आ सकता है। याचिका में कहा गया है कि अमीन सर्वे पर रोक लगाने का कोई आदेश कोर्ट ने नहीं दिया, इसलिए सर्वे शुरू होना चाहिए। मिनाज ने अपनी कॉमेडी के दौरान, अपनी सो कॉल्ड कॉमेडी के दौरान हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, जिस पर अब केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। पूरी खबर है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय मूल के अमेरिकी मुसलमान हसन मिनाज ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। हसन मिनाज ने भगवान गणेश पर अभद्र टिप्पणी की। And then Hindus, they like statues. They're like, oh, this is a statue of an elephant. I'm going to put this in my car. हिंदुओं के अपमान पर पाकिस्तानी मूल के पत्रकार तारिक फतेह ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि मुस्लिम कॉमेडियन इवेंट में हिंदू देवताओं का मजाक बना रहा है। अब जरा सोचिए कि किसी हिंदू ने अल्लाह या काबा के काले पत्थर पर कुछ कह दिया होता
तो क्या होता, उनकी जान पर आफत आ गई होती। अब भारत सरकार ने भी इस विवादित वीडियो का संज्ञान लेकर आपत्ति जताई है और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हिंदू देवी देवताओं की जो ताकत है वो हम सबको, देश को भी आगे बढ़ा रही है मोदी जी के नेतृत्व में। कुछ लोग असामाजिक तत्व जो इस तरह के काम करते हैं उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होती रहती समय समय पर। हसन मिनाज का वीडियो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो को हटवाने के लिए OTT प्लेटफॉर्म या फिर सरकार के पास भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अब बात प्रयागराज की, जहां उमेश पाल हत्याकांड का जो नाम है, जो कड़ी है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है क्या कि मुस्लिम हॉस्टल में ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश की प्लानिंग की गई थी। जी हाँ, मुस्लिम हॉस्टल से एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। कौन है वो छात्र और इस पूरे केस का अपडेट क्या है, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल मर्डर में साजिश की परतें लगातार खुल रही हैं। वारदात को अंजाम देने की साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी और पुलिस ने सदाकत खान नाम के आरोपी को हॉस्टल से अरेस्ट किया है। अब एक और गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस मुस्लिम हॉस्टल से। बताया ये जा रहा है कि इसी हॉस्टल में बैठकर जो आरोपी थे उन्होंने साजिश रची थी। गाजीपुर के गहमर थाना इलाके का रहने वाला सदाकत खान LLB का छात्र है और मुस्लिम हॉस्टल में अवैध तरीके से रह रहा था। आरोपी ने भागने की कोशिश की और गिरने से उसे चोट भी आई है। जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें लगी हुई हैं। इस हत्याकांड के एक आरोपी शूटर अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरबाज अतीक अहमद के बेटे असद के लिए काम करता था। पुलिस की टीम्स ने पीछा किया और जवाबी कार्रवाई उधर से इनके द्वारा वो किया गया। तब इनको इंजरी आई और उसके बाद में इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में ये SRN में जाकर इनको मृत घोषित किया गया है। तो इस मामले से जुड़ा